हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव रंजन आज आप सभी के बीच बिहार दरोगा ऑनलाइन टेस्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैं प्रत्येक दिन एक सेट क्वेश्चन आपके पास आपके समक्ष पेश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण ऑफलाइन टेस्ट होना अब मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस टेस्ट को आरंभ कर रहा हूं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो ये बजट पर बहस करने का अधिकार किस में दिया गया, वो बात तो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें जो और कुछ क्वेश्चन है हम उस पर, ये जो ऑप्शन है उस पर बात करेंगे। तो ये बहस सबसे पहले यही देख लीजिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली? तो ये है 1892। ये है 1892, 1892 एक्ट को ही संसदीय व्यवस्था की पहली सीढ़ी भी कहा जाता है। 1892 एक्ट को ही संसदीय व्यवस्था की पहली सीढ़ी भी कहा जाता है। पहली सीढ़ी भी कहा जाता है। एक और ऑप्शन है 1861। 1861 एक्ट आया था 57 विद्रोह के बाद। 1857 की विद्रोह के बाद 1861 एक्ट आया और इसके तहत भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। इतना ही नहीं, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो सुधार कहलाता है। 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो सुधार कहलाता है। इस एक्ट की मुख्य विशेषताएं थी, इसमें मुस्लिम भाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिम भाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और 1919 का जो एक्ट है, इस एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के द्वारा प्रांत में दोहरी शासन की व्यवस्था की गई। इस दोहरी शासन को 1935 के एक्ट में प्रांत से दोहरी शासन को समाप्त कर दिया गया। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पता चल गया होगा, 1892। 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा, संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था और प्रांतीय विधान सभा के द्वारा इन सदस्यों को चुना गया था। प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा इसे चुना गया था। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य की व्यवस्था थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य की व्यवस्था थी और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आप पढ़े होंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई किस अधिनियम के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पिट्स इंडिया एक्ट भारत अधिनियम 1784 के द्वारा राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कोर्ट ये दोनों अलग कर दिया गया, अर्थात प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों अलग कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा चीन के साथ एक भारतीयों का एक व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत में व्यापार का यूरोपीय कंपनियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1813 में भारत में कंपनियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। सिर्फ रह गया तो चाय और चीन के साथ। इसी एक्ट में यह व्यवस्था किया गया था कि भारतीयों के शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, लेकिन यह तय नहीं किया गया कि यह खर्च किस भाषा में होगा। परिणाम स्वरूप यह 20 लंबे समय तक 20 वर्षों तक लटका रहा कि इसका विकास किस भाषा में किया जाए। इसका जो है सही रूप लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया और अंग्रेजी भाषा का विकास किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किसके अंतर्गत आता है? अभी हमने बताया था प्रांत में द्वैध शासन 1919 और केंद्र में द्वैध शासन 1935। तो केंद्र में द्वैध शासन किसके माध्यम से? 1935। केंद्र में द्वैध शासन 1935, प्रांत में द्वैध शासन 1919। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं और भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा हमारा देश आजाद हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। तो ये जो आपका है ये मिलाइए, नियंत्रण परिषद यानी 1784, सर्वोच्च न्यायालय 1773, इंग्लिश मिशनरी यानी चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी 1833, यानी 2, 1, 3, 4 बी नंबर ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कौन ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है। तो 5 का आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर। नेक्स्ट आगे है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चाहिए था? हमने अभी ही थोड़ा देर पहले बताया था कि 10 लाख व्यक्ति। हमने बताया था कि ये 10 लाख व्यक्ति। आइए बच्चों, अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसमें किया गया था? भारत के संविधान का निर्माण की बात किसमें थी? साइमन कमीशन, भारत सरकार, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के प्रतिनिधि के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव। ये संविधान सभा की बात नहीं कह रहा, ये कह रहा संविधान का निर्माण करने का बात। तो ये क्रिप्स मिशन में पहली बार इस मुद्दा पर चर्चा हुआ था
क्रिप्स मिशन में ये बात हुई थी, लेकिन यह नहीं कहा गया था कि भारत का विभाजन होगा या नहीं होगा। कहा था भारत एक संघ होगा आजादी से पहले, आजादी के बाद आप लोग चाहे जो करें। ये क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ये साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा 1928 में लगाया गया था, 1928 में लगाया गया था। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल, नाम सुने होंगे आप लोग, इल्बर्ट बिल का नाम सुने होंगे। इस बिल में आपने सुना होगा, कहा था इस इल्बर्ट बिल के बारे में विवाद यही था कि गोरे लोग काले लोगों का मुकदमा अपने कोर्ट में सुन सकते हैं। गोरे लोग यानी गोरे जज काले लोगों का मुकदमा अपने कोर्ट में सुन सकते हैं, लेकिन काले जज गोरे का मुकदमा अपने न्यायालय में, अपने कोर्ट में नहीं सुन सकते हैं। यही नियम था कि गोरे काला का मुकदमा सुनेगा, लेकिन काला का मुकदमा गोरा नहीं सुन सकता है। काला का, सॉरी मिस्टेक, गोरे लोग काले का मुकदमा सुन सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन काले लोगों को गोरे का मुकदमा सुनने का या बहस करने का या अंतिम निर्णय देने का अधिकार की बात इसमें थी। इसी मुद्दा पर विवाद हुआ, क्योंकि गोरे लोगों की डिमांड थी कि हमारी मुकदमा को काले लोग नहीं सुन सकते हैं। तो आइए इस ऑप्शन से देखते हैं, इस ऑप्शन में आपका कौन सा आंसर लग रहा है। तो जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखने की बात थी। यानी इसमें कहा था सभी एक दूसरे का मुकदमा सुनेंगे, सब बराबर होगा। लेकिन अफसोस ये मुद्दा गोरे ने इतना अधिक उठाया कि इस इल्बर्ट बिल विभेद को, इल्बर्ट बिल विधेयक को कैंसिल करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस एक्ट से प्रेरित है? राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस एक्ट से प्रेरित है? जब आपको बहुत सारा ऑप्शन नहीं में पता नहीं चले कौन सा आंसर होगा, और अगर ऑप्शन में 1935 है और नहीं कुछ पता चल रहा है तो 1935 लगा दें। अगर इधर से कहीं से नहीं मिलेगा तो फिर 1935 होने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1935 के एक्ट से लिया गया है। इसीलिए जब इधर ना बने तो 35 लगा दे। जरूरी नहीं है कि 35 सही ही होगा, लेकिन मैक्सिमम संभावना रहेगी जब उधर आपके ऑप्शन में नहीं पकड़ाए तो। यहाँ आंसर है 1900, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 पढ़े ही आप, प्रांत में द्वैत शासन की बात, भारत सरकार अधिनियम पढ़े ही, मार्ले मिंटो सुधार, मुस्लिम भाइयों के लिए पृथक निर्वाचन। 1947 आपने पढ़ा ही, देश को आजाद करने वाली बात। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो ये दो सदन की व्यवस्था हमारे यहाँ पहली बार 1919 के एक्ट में हुआ। हमारी यहाँ दो सदनीय व्यवस्था पहली बार 1919 के एक्ट में हुआ, 1919 के एक्ट में हुआ, 1919 के एक्ट में हुआ। आगे 1909 पृथक निर्वाचन काफी महत्वपूर्ण, बार बार पूछता है। 1892 संसदीय व्यवस्था की पहली सीढ़ी। 1935 केंद्र में द्वैध शासन, संघीय न्यायालय। अगला है भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल की समाप्ति किसके द्वारा किया गया? इंडिया काउंसिल की समाप्ति किसके द्वारा किया गया? तो हमारे यहाँ सबसे अंतिम जो है, जो चर्चित एक्ट रहा था 1935 एक्ट। तो 1935 एक्ट के द्वारा इंडिया काउंसिल की समाप्ति की गई थी। यह इंडिया काउंसिल लंदन में था और वहीं से भारत के लिए कार्य करता था, लंदन से ही भारत के लिए कार्य करता था। इसके 15 सदस्य,
इसके 15 सदस्य होते थे, 15 सदस्य होते थे, 15 सदस्य होते थे। तो आंसर कौन सा हुआ? 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली, भारत की संविधान का तैयार प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्य को किसके द्वारा चुना गया था? तो अभी पीछे हम लोगों को क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड ये चुना किसके द्वारा गया था? तो ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये संभव बनाया था जो हमने कहा केंद्रीकरण की व्यवस्था, यानी 1833 में, 1833 में 1853 एक्ट के द्वारा भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा ऐसा माना जाता है कि चीन में होता था। भारत में प्रतियोगिता परीक्षा 1833 के एक्ट से शुरू हुआ, 33 के एक्ट से शुरू हुआ। 1858 के एक्ट से जो है भारत का शासन, ब्रिटिश भारत का शासन कंपनी के हाथों से क्राउन के हाथों में चला गया, कंपनी के हाथों से क्राउन के हाथों में चला गया। नेक्स्ट, किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की मुद्रा रुपया है? तो ये मुद्रा रुपया किसका है? ये सेशेल्स का है, सेशेल्स का मुद्रा रुपया है, सेशेल्स का मुद्रा रुपया है, सेशेल्स का रुपया है, सेशेल्स का रुपया है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये सीधा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। कभी आएगा कुछ देशों की राजधानी, कभी देशों की राजधानी आएगी, तो कभी आपको आएगी इस देश की मुद्रा क्या है। देश की राजधानी और देश की मुद्रा बराबर पूछता है, इसीलिए आप इसे विविध के तौर पर या ज्योग्राफी के तौर पर आप जो समझे उसे क्वेश्चन एक पेज में अलग से डायरी में नोट करके रखें, हर देश की मुद्रा को और हर देश की राजधानी को। इसको आप चाहें तो कॉन्टिनेंट वाइज बनवा लें, सभी महादेश को अलग अलग करके बना लें और एक बार में एक महादेश लगातार देख लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस ढंग से हर महादेश को कर लें। धन्यवाद। आइए आगे। कौन सा स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध करने का अर्थ होता है लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से लैंड है, चारों तरफ से भूमि है। तो ये चारों तरफ से भूमि वाला जो देश है वह है बोलीविया। इसमें चारों तरफ से भूमि वाला देश है बोलीविया, चारों तरफ से भूमि वाला देश है बोलीविया, 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 चारों तरफ से भूमि वाला देश है बोलीविया। आगे है एक सिद्धांत है, भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत जी टेलर ने दिया, भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत जी टेलर ने दिया, भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत जी टेलर ने दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो। संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी यानी यूएई, नाम सुने होंगे यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो ये संयुक्त राज्य अमीरात की जो राजधानी है, ये राजधानी अबू धाबी है। कहाँ है? अबू धाबी है। संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, अबू धाबी, अबू धाबी। अभी ही हमने कहा था कि सभी देश की राजधानी को आप लोग देखेंगे, राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलवेज आता है। अगला क्वेश्चन है मैगिनॉट रेखा। ये मैगिनॉट रेखा किसके बीच है? तो ये मैगिनॉट रेखा किसके बीच है आपको बताना है। अब इसमें आप सोच के बताइए कि मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच होगा। एक बार सोचिए, लगातार अवश्य आंसर मिल जाएगा। तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है,
जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनॉट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनॉट रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कुछ जो महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी ऑलवेज आते रहते हैं परीक्षा में। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा कौन है, भारत चीन के बीच सीमा क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा क्या है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा क्या है। इस ढंग से कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे। या 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री किसको अलग करता है, 10 डिग्री किसको अलग करता है। तो आप अपने इसको रिवीजन बार बार करेंगे तभी जाकर यह क्वेश्चन अच्छे टाइप से बनेगा। आइए नेक्स्ट, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो वास्को डिगामा कालीकट 1498 में आया था। वास्को डिगामा कालीकट आया था, किस लिए आया था? तो आया था 1498 में। वह रूट की, भारत की रूट खोजने आया था, भारत का रास्ता खोजने आया था। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ जगह दे देता है कि भारत को खोजने आया था। तो साहब भारत उससे 1498 में भारत नहीं बना है। भारत की कहानी हम लोग सिंधु सभ्यता से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए भारत 1498 में नहीं है। उन्होंने, वास्को डिगामा ने भारत का रूट खोजा था, न कि भारत को खोजा था। तो भारत का रूट खोजते खोजते वह आया था केरल के कालीकट में राजा जमोरीन के दरबार में, और वह गोल मिर्च के व्यवसाय के लिए आया हुआ था। गोल मिर्च के व्यवसाय के लिए आया हुआ था। जब वह यहां से लौट कर गया तो जितना मूलधन लगाया था उसका 60 गुना एक्स्ट्रा, यानी 60 गुना फायदा कमाया। 60 गुना फायदा कमाया। कौन कौन कमाया? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? कौन स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो आप एक लिस्ट बना लेंगे अपने कॉपी में, रजिस्टर में एक लिस्ट बना लेंगे कि किस महाद्वीप में कौन कौन स्थल अवरुद्ध देश है, किस महाद्वीप में कौन कौन स्थल अवरुद्ध देश है। महाद्वीप वाइज जो है आप इसे लिस्ट बना लेंगे, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। एक बार लिस्ट बनाने में जो परेशानी होगी फिर दिक्कत नहीं होगा। ऑलवेज आप रिवीजन करेंगे और जब भी एग्जाम में जाएंगे तो ऑप्शन से पक्का छट जाएगा अगर कंफ्यूजन होगा तो। लेकिन आपको डायरी में एक बार लिस्ट बनाना होगा कि प्रत्येक महादेश में कौन कौन स्थल अवरुद्ध देश है। ऐसे जब हम क्लास लेते हैं तो आप हमारे क्लास से भी जुड़ सकते हैं। हम अपने क्लास में भी विथ मटेरियल आपको पीडीएफ के माध्यम से मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं, साथ साथ लेक्चर भी देंगे, उसके साथ साथ आपको पीपीटी भी दिखाई देता रहेगा। तो आप इस माध्यम से भी कर सकते हैं, क्लास के माध्यम से भी सीख सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। और मैं आपको प्रत्येक दिन टेस्ट का एक पेपर आपके साथ देता रहूंगा, चाहे वो बिहार दरोगा का हो या बीपीएससी का हो या रेलवे के एसएससी का हो, कुछ न कुछ का मैं आपको देता रहूंगा। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि तीनों का अलग अलग सेट मैं आपको प्रस्तुत करूं, बिहार दरोगा का अलग, बीपीएससी सीडीपीओ का अलग और रेलवे एसएससी का अलग। ऐसे जो लोग बिहार दरोगा के हैं या बीपीएससी के हैं या सीडीपीओ के हैं, इन तीनों के लिए अलग करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों एक साथ भी आप दे सकते हैं। अगर आप रेलवे वाले भी इसे पढ़ लेते हैं तो किसी प्रकार की परेशानी इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? कौन सी है? ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा 38 डिग्री अक्षांश है। 38 डिग्री अक्षांश है। 38 डिग्री अक्षांश है। 38 डिग्री अक्षांश है। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? भू आवेष्टित यानी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है? लैंड लॉक्ड,
लैंड लॉक्ड यानी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ। अभी हमने आपको कहा था कि आप पहली बार प्रत्येक महादेश का लैंड लॉक्ड एक जगह रखेंगे, फिर उसको एरिया वाइज कर लेंगे। प्रत्येक एग्जाम में कुछ न कुछ इससे रिलेट क्वेश्चन आता है। तो आपका यहाँ जो आंसर है वो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और आप मैप पर देखिए भी कजाकिस्तान कहाँ है, तजाकिस्तान कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान कहाँ है, ये सभी आप जो है मैप के माध्यम से देखेंगे भी, या जब हम मैप का क्लास लेते हैं उसमें आप ज्वाइन करके मैप का क्लास भी कर सकते हैं, उससे भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? तो ये डेटम रेखा का नाम आप अवश्य सुने होंगे। ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराइयों को मापते हैं। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराइयों को मापते हैं, डेटम रेखा कहलाती है। डेटम रेखा कहलाती है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापते हैं, डेटम रेखा कहलाती है। डेटम रेखा कहलाती है। पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। साइंस में यह भी बहुत पूछता है, पवन की गति किससे मापेंगे, वायु का वेग किससे मापेंगे, वायु का दाब किससे मापेंगे, वर्षा को किससे मापेंगे। ये यंत्र जो है लगभग 20 यंत्र हैं, 20 ठो जो है, इसको आप एक जगह डायरी में नोट कर लेंगे, उसी में से एक न एक क्वेश्चन आता रहता है। तो ये इसका जो आंसर है आपका एनीमोमीटर है। बैरोमीटर भी बार बार आता है वायुदाब मापने के लिए। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आती है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तब क्या होगा? तो जब नीचे गिर जाता है तो आंधी और तूफान आने की संभावना रहती है, और जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तब क्या होगा? जब ऊपर उठता है वैसी स्थिति में मौसम साफ होने की संभावना होती है, मौसम साफ होता है। समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये है आइसोहेल। समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखाएं आइसोहेल कहलाती है। आइसोहेल कहलाती है, आइसोहेल कहलाती है। आइसो हाइट क्या है? समान वर्षा को मापने वाली आइसो हाइट कहलाती है। समान दाब वाला आइसो बार कहलाती है। और कौन देश स्थल से घिरा है? कौन देश स्थल से घिरा है? कौन देश स्थल से घिरा है? अब आप ऑप्शन देखेंगे, मिस्र है, चाड है, सोमालिया है, सियरा लियोन है। मिस्र है, चाड है, सोमालिया है, सियरा लियोन है। तो ये कौन सा देश है? ये सियरा लियोन है। चाड है, चाड। मिस्र, चाड, सोमालिया, सियरा लियोन। तो ये आपका आंसर ये चाड है। 26 का जो है ये चाड है। अब इसमें क्या करना होगा आपको? प्रत्येक महादेश में वो देश कहाँ कहाँ पर कौन सा देश है ये आपको ध्यान देना होगा। जब यह देश देखेंगे तभी पता चलेगा कि अगल बगल में कौन देश है या किससे घिरा है। कभी दे देगा आपको मृत घाटी के इर्द गिर्द कौन सा है, शांत घाटी के आसपास कौन सा है, या पनामा नहर के पास ही बाएं से ऊपर साइड नॉर्थ साइड में कौन देश है या कौन स्थान है, साउथ में कौन सा स्थान है। तो ऐसी स्थिति में आपको मैप का अध्ययन काफी आवश्यक है, और मैं आपको मैप अपने क्लास में ही काफी डीपली विथ मैप पढ़ाऊंगा। मैप को भी विथ मैप पढ़ाऊंगा, और साथ में ही आपको हम मटेरियल भी देंगे आपको। तो आइए हम लोग उसके आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रत्येक राज्य की राजधानी दिया हुआ है दोस्तों, पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जो चौथा नंबर है दोस्तों, चौथा नंबर, ये चौथा नंबर ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये चौथा है क्राइस्ट चर्च। ये न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, वेलिंगटन है। बाकी सही है बुडापेस्ट हंगरी, किंशासा जायरे, नैरोबी केनिया। नेक्स्ट, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक के बारे में आज तक बच्चों जानकारी नहीं मिला है, इसीलिए इसे अज्ञात लेखक कहा जाता है। अज्ञात लेखक कहा जाता है, अज्ञात लेखक। ये प्लिनी की पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री।
प्लिनी की पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी की पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी का है ज्योग्राफी, टॉलमी का है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। मेगास्थनीज का है इंडिका, मेगास्थनीज का है इंडिका। फहियान का भारत आगमन किस शासक के काल में हुआ था? फहियान का भारत आगमन किस शासक के काल में हुआ था? तो ये फहियान किसके समय आया था, एक बार सोचिए। ये गुप्त काल में फहियान का आगमन है, गुप्त काल में फहियान का आगमन है, गुप्त काल में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में फहियान आया था। 399 ईस्वी में आया था। 414 399 से 414 तक, यानी 15 वर्ष इन्होंने यहाँ रहा फहियान। 399 से 414 तक। इनकी पुस्तक का नाम था फो क्यो की, फो क्यो की, इनकी पुस्तक का नाम था फो क्यो की। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था कौटिल्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से। ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त की पुस्तक का नाम था एक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, जो नाम के लिए अर्थशास्त्र है लेकिन उसमें राजनीतिक वर्णन है, राजनीतिक वर्णन है। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग की पुस्तक थी सी यू की, ह्वेनसांग की पुस्तक थी सी यू की, सी यू की। हर्षवर्धन की भी कुछ पुस्तकें थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके मिले हैं? तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? तो ये अभिलेख जो है भारत में, ऐसे तो ईरान के डेरियस से हम लोगों ने लिया है, भारत में ये अभिलेख जो है हम लोग एक्सेप्ट किए हैं ईरान के डेरियस से, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत मौर्य काल में अशोक के समय हुआ था, मौर्य काल में अशोक के समय हुआ था, अशोक के समय हुआ था। ये काला शोक जो है शिशुनाग वंश का था, काला शोक शिशुनाग वंश का था। अजात शत्रु हर्यंक वंश का है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जो है वो मौर्य वंश का है, मौर्य वंश का है। सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, 1837 में अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये जो विलियम जोन्स है, इन्होंने एक संस्था दिया था एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स की संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी। मेगास्थनीज का है इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो सबसे प्राचीन स्मृति बच्चों मनु स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति बच्चों मनु स्मृति है, मनु स्मृति, जिसमें पहली बार जो है उत्तराधिकार की बात मिली थी, उत्तराधिकार कानून की बात मिली थी मनु स्मृति में, मनु स्मृति में। मनु स्मृति के टीकाकार गोविंद थे, गोविंद थे मनु स्मृति के टीकाकार। याज्ञवल्क्य के टीकाकार विज्ञानेश्वर थे, याज्ञवल्क्य के टीकाकार विज्ञानेश्वर थे। नारद स्मृति गुप्त काल के हैं और पराशर स्मृति अर्ली मेडाइवल काल के हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया जाता है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो ये महाकाव्य का नाम सुने होंगे आप लोग, रामायण और महाभारत, महाकाव्य का नाम सुने होंगे, रामायण और महाभारत। उसी में जो है आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। आदि काव्य किसको कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है, आदि काव्य रामायण को कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण कौन है? सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण में आपको
भारत का जिक्र है। पहली बार भारत का जिक्र जो है ये वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में भारत का जिक्र पहली बार वायु पुराण में, उसमें कहा गया है कि ये शकुंतला के पुत्र हैं भरत, और उसी भारत के नाम पर ये भारत बना है। भरत के नाम पर भारत बना है। भारत के नाम पर भारत बना है। कृष्ण भक्ति का पहला प्रधान ग्रंथ कौन है? तो ये कृष्ण भक्ति के बारे में सोचिए। कृष्ण का महाभारत में तो है नहीं, महाभारत में है नहीं। गीत गोविंद जो है आगे चलकर रचना हुआ, तो ये महाभारत में ही आप देखते होंगे, डायरेक्ट नहीं बल्कि महाभारत में गीता देखे होंगे। ये जो कृष्ण ने जो अर्जुन से बात किया था, कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है वह गीता में दिया हुआ है। गीता में वही है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, आंसर आपका है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। और गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार कौन है? ये रचनाकार है आपका अष्टाध्यायी का पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि। पाणिनि। अष्टाध्यायी का पाणिनि, पाणिनि। और पतंजलि का महाभाष्य था। पतंजलि का महाभाष्य था, महाभाष्य। गौतम का सांख्य दर्शन था। गौतम का सांख्य दर्शन था। आगे है सौल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये सौल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। आप मैथ में ज्यामिति क्षेत्रमिति पढ़े होंगे, वो ज्यामिति से संबंधित है सौल्व सूत्र। सूत्र साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे इस सौल्व सूत्र को जब इतिहास का क्लास लेंगे। अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ये द्वितीय शिलालेख है। द्वितीय शिलालेख है। द्वितीय शिलालेख है। द्वितीय शिलालेख है। इस शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी आता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। या धम्म महामात्र की नियुक्ति का बात तो ये 5वें शिलालेख में है। नेक्स्ट, सीयूकी नामक यात्रा विवरण अभी हमने बताया था सीयूकी के बारे में। ये सीयूकी वेनसांग का है। सीयूकी वेनसांग का है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका हमने बताया। फहियान की पुस्तक बताया फोक्योकी। फोक्योकी। अलबरूनी की पुस्तक थी किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। अलबरूनी की पुस्तक थी किताबुल हिंद। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवता का वर्णन है। ये वैदिक देवता का वर्णन बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। बोगज कोई दूसरा नंबर है। बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख जिसमें इंद्र मित्र वरुण नासत्य का वर्णन है। इंद्र मित्र वरुण नासत्य। इंद्र मित्र वरुण नासत्य। इंद्र मित्र वरुण नासत्य। अष्टांग हृदय संहिता किससे संबंधित है? ये अष्टांग हृदय पुस्तक का संबंध किससे है? अष्टांग हृदय का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। अष्टांग हृदय का संबंध किससे है? वो चिकित्सा शास्त्र से है। चिकित्सा शास्त्र से है। अगला आपके सामने है, मिलाने के लिए है कौन अभिलेख? जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। तो हाथी गुम्फा खारवेल का है, जूनागढ़ रुद्रदामन का है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त का है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, और भितरी और जूनागढ़ स्कंदगुप्त का है। यानी आंसर आपका होगा मेरे भाई पांचवा तो ऑप्शन भी नहीं था, ये चौथा ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेख में से किसमें मिलता है? मस्की, गुर्जर, नेटुर, सन्नाती। मस्की, गुर्जर, नेटुर, सन्नाती। मस्की, गुर्जर, नेटुर, सन्नाती, तो ये सभी में मिलता है। मस्की, गुर्जर, नेटुर, सन्नाती सभी में मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है।
बाकी में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। और अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध संघ धम्म का वर्णन है? अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध धम्म संघ का वर्णन है? बुद्ध धम्म संघ का वर्णन है अशोक के किस अभिलेख में? वह है भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख। कौन सी ताम्रपाषाण युग की अवधि है? कौन सी ताम्रपाषाण युग की अवधि है? वह है 3000 से 1000 ईसा पूर्व। 3000 से 1000 ईसा पूर्व। 3000 से 1000 ईसा पूर्व। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? ये पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया गया। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा को समाप्त किया। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? आमरी संस्कृति ये सिंध वाले क्षेत्र में, सिंध वाले क्षेत्र में आमरी संस्कृति पनपी। सिंध वाले क्षेत्र में। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण काल में शिकार ही मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाण काल में शिकार ही मुख्य धंधा था। मध्य पाषाण काल में लोग अस्थायी रूप से एक जगह रुकने लगे और नव पाषाण काल में ये अस्थायी हो गए। कौन भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? कौन भारत के घरेलू उत्पाद में? तो आप पढ़े होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं और सबसे अधिक सेवा क्षेत्र ही देता है 59%। सबसे अधिक सेवा क्षेत्र ही देता है 59%। 59%। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का लगभग 29% योगदान है। 29% योगदान है। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। प्राकृतिक संसाधन भारत में काफी है ऐसा माना जाता है। इस ऑप्शन के अनुसार वही होगा। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि खनिज जो है अन्य देश की तुलना में यहाँ कम है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे। इस ऑप्शन से ही छाटेंगे तो आपको और कोई ऑप्शन बेहतर नहीं मिलेगा। तो आज मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन करवाया और फिर मैं अगला 50 क्वेश्चन अगले दिन करवाऊंगा। यानी इस टेस्ट का पार्ट 2 मैं कल करवाऊंगा। पार्ट 1 मैंने आज किया। आप सभी इसे देखेंगे, कमेंट करेंगे। जहां कहीं परेशानी महसूस होगी कमेंट करेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप मिलेंगे, बात करेंगे उस नंबर पर। धन्यवाद।